In the previous lecture, we were studying about evidence of evolution. First 3 point we studied morphological evidence, externally बाहर से क्या दिखता है वो, anatomical evidence internally उनका बोन्स का स्ट्रक्चर क्या है, और थर्ड वाज वेस्टिजियल ऑर्गन्स. टोटल 6 पॉइंट है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में. ओके, वो 3 पॉइंट हो गए. अभी ये 3 पॉइंट है paleontological evidence and connecting links and embryological evidence. Now what is the meaning of paleontology? Paleontology means study of fossils. Paleo science, paleontology, study of fossils, study of plants and animal fossils, स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉसिल्स. तो अब एक टर्म और आ जाता है कि फॉसिल्स क्या है. ठीक है. नाउ वर्ल्ड जो है एक तरीके से नहीं थी. वर्ल्ड में कैलामिटीज आते रहते हैं, अर्थक्वेक आते रहते हैं, वोल्केनोज आते रहते हैं, फ्लड्स आते रहता है, जिसकी वजह से टर्मोइल होते रहता है, जहाँ पे पुराने लोग जो है वो पेरिश हो जाते हैं, फिर नए ऑर्गेनिज्म जन्म लेते होंगे. तो जो पुराने लोग पेरिश हो गए वो एक इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं स्टोन्स पे, एक छाप छोड़ जाते हैं स्टोन्स पे. वो जो छाप हम स्टडी करते हैं स्टोन्स की, दैट स्टडी इज कॉल्ड फॉसिल्स. दैट स्टडी इज कॉल्ड फॉसिल्स. तो उसको थोड़ा सा हम डिटेल में लेते हैं. एक क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट which organism existed millions of years ago. एक 3000 करोड़ 3320 करोड़ ईयर्स पहले कौन से एनिमल्स थे. ठीक है, मूवी में देखते हैं कि डायनासोर्स थे, ये थे, वो थे, बट हमको जानना ज़रूरी है कि हमारे को एक इंक्विजिटिवनेस रहता है कि 320 करोड़ साल पहले जब लाइफ ओरिजिनेट हुई तो कौन कौन से जानवर थे. हाउ कैन वी टेल दिस? Now this secret has been hidden in the earth. इसका जवाब हमको अर्थ के अंदर से मिल सकता है. Large number of organisms, जीव जंतु, living organism, plants and animals, large number of organisms get buried, नीचे दब जाते हैं. क्यों दब जाते हैं? Due to disaster like flood, earthquakes, volcanoes, etc. ये चीज़ें होती है, अकर होती है अर्थ में, ये लोग दब जाते हैं. तो रेमनेंट्स मतलब लेफ्ट ओवर्स, इन रेमनेंट्स एंड इम्प्रेशन. लेफ्ट ओवर्स, उनके जो लेफ्ट ओवर्स है, उनके बॉडी के जो लेफ्ट ओवर्स है, और उनके बॉडी के जो इम्प्रेशन है, जो छाप छूट जाते हैं, जो स्टोन्स पे छाप रह जाते हैं. रेमनेंट्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर वो प्रिजर्व हो जाते हैं, रेमिनेंट्स प्रिजर्व हो जाते हैं, उनके छाप प्रिजर्व हो जाते हैं. तो हमारी ये जो स्टडी है पैलेंटोलॉजिकल की स्टडी है, स्टडी ऑफ फॉसिल, जो साइंटिस्ट लोग वो स्टडी करते हैं, वो इन छाप से पता लगाते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले थे और कितने साल पुराने थे. दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल्स. तो आपको ये यहाँ पे 1 लाइन क्वेश्चन में या 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि व्हाट आर फॉसिल्स. तो आपका आंसर हो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, volcanoes, etc. Remnants and impression of such organisms remain preserved underground. These are called as fossils. Okay? तो ये fossils क्या है? इसका जवाब है such study of fossils is an important aspect of study of evolution. Carbon consumption of animals and plants stop after death, and since then only the decaying process of C14 occur continuously. Now this is one important aspect हम study करेंगे, that is called carbon dating. Carbon dating. हमको कार्बन कहाँ से मिलता है? हमको कार्बन मिलता है फूड से. ठीक है, एक प्लांट या एक एनिमल की अगर डेथ हो गई तो फूड इंटेक बंद कर देता है, तो कार्बन, नया कार्बन का इंटेक खत्म हो जाता है. अब कार्बन 2 टाइप के होते हैं, एक है C14 और एक है C12. ओके,
C14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव बोले तो डीके हो सकता है, ठीक है। और हमारे बॉडी में एक C14 और C12 का एक फिक्स रेशो रहता है, एक फिक्स्ड रेशो है, ओके। हमारे बॉडी में C14 और C12 का एक फिक्स रेशो है। जब कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्टॉप्स, carbon consumption of animals and plants stop after death, and since then only the decaying process of C14 occurs continuously. In case of dead bodies of plants and animals, instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12 changes continuously as C12 is non-radioactive. जब तक जिंदा है, जब तक C14 और C12 का रेशो फिक्स्ड है। जब डेथ हो गई, कार्बन का इंटेक खत्म हो गया, तो ये डीके होना चालू हो जाता है। ये डीके होना चालू हो जाता है क्योंकि रेडियो एक्टिव है, और ये नहीं डीके होता है क्योंकि ये नॉन रेडियो एक्टिव है। तो क्या होता है, इनका रेशो चेंज होना चालू हो जाता है। ये डीके मतलब ये खत्म होना चालू हो जाता है, ठीक है, ये खत्म होना चालू हो जाता है। C14 एक अप्रोक्सीमेटली 5700 ईयर्स अगर लूँ मैं, तो अगर C14 हाफ डीके हो जाता है, 5700 मैं खाली नॉलेज के तौर पे दे रहा हूँ, 5700 ईयर्स लगते हैं C14 जितना था बॉडी में उसका 50% डीके होने के लिए, उसका 50% डीके होने के लिए, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि एक एनिमल है जिसका ओरिजिनल रेशो C14 और C12 जो है 1:1 है, समझो 1:1 है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एनिमल मर गया, उसके बाद 5700 ईयर्स हो गए, तो ये C14 और C12 का रेशो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, या 1:2 हो जाएगा, मतलब ये रेशो कम हो गया, ठीक है। और 5700 अब जो 50% बचा है उसका हाफ डीके होगा, तो मतलब और 5700 ईयर्स के बाद 1:4:1 होगा। तो ये जो परसेंटेज है ये गिरते जा रहा है। तो हम स्टडी क्या करते हैं, हम वो रेशो को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, रेशो बिटवीन C14 एंड C12 स्टडी करके हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो जानवर जो मरा है या वो जो प्लांट है जिसके फॉसिल्स मिले हैं वो कितना साल पुराना था, ओके, वो कितने साल पुराना था। और ये जो मेथड हम यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ C14 एंड C12, दैट पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। कार्बन के मदद से लेके डेट्स हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर रिमेनेंट्स ऑफ एनिमल कितना पुराना था, ठीक है। कार्बन कंजम्पशन में वापस वो पूरा करेगा, पढ़ लो। कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप आफ्टर डेथ, एंड सिंस देन ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 occurs continuously in case of dead bodies of plants and animals. Instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12 changes continuously as C12 is non-radioactive. C14 is radioactive. The time passed since the death of the plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and ratio of C14 to C12 present in this body. This is called कार्बन डेटिंग मेथड। तो यहाँ भी आपको एक छोटा सा 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन कार्बन डेटिंग मेथड। तो आपको पूरा स्टार्ट से लेके जो मैंने पढ़ा वहाँ से लेके यहाँ तक आपको कार्बन डेटिंग मेथड आपको बताना पड़ेगा। दिस मेथड इज यूज्ड इन पैलियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड एंथ्रोपोलॉजी बोले तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। वो टाइम पे ह्यूमन बिहेवियर क्या था, एनिमल बिहेवियर क्या था, किस तरह उनका बिहेवियर था।
फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट बोले तो पुराने डॉक्यूमेंट्स है जो आपको हिस्ट्री में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया होगा एग्जैक्टली कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं। वंस द एज ऑफ फॉसिल्स बीइंग डिटरमाइंड बाय सच टेक्निक्स, एक बार इस फॉसिल्स का एज पता चल गया ये टेक्निक यूज करते हुए, कार्बन डेटिंग का टेक्निक यूज करते हुए, इट बिकम्स इजी टू डेड्यूस द इंफॉर्मेशन ऑफ अदर अर्स्टवाइल ऑर्गेनिज्म। एक एनिमल का मतलब मिल गया हमको कार्बन डेटिंग के मेथड से, ये पर्टिकुलर एनिमल जो है इतने साल पुराना था, तो उस एनिमल के जो इंफॉर्मेशन मिला है उससे हम दूसरे अर्स्टवाइल ऑर्गेनिज्म बोले तो फॉर्मर बोले तो जो जा चुके हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। इट सीम्स दैट वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, स्पाइनल कॉर्ड और नॉन स्पाइनल कॉर्ड, ओके, नोटोकॉर्ड है। तो इससे पता चलता है कि वर्टिब्रेट जो है वो इनवर्टिब्रेट के थ्रू आए हुए हैं। क्लियर है? तो दिस शुड बी क्लियर टू यू। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, यहाँ पे आपको फॉसिल्स के इंपॉर्टेंट जानकारी रखनी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज फॉसिल्स। और आपको दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखना है कार्बन डेटिंग। कार्बन में दो कार्बन है, C14 और C12। C14 रेडियो एक्टिव है, C12 नॉन रेडियो एक्टिव है। उनका रेशो जब तक एनिमल जिंदा है रेशो कांस्टेंट रहता है। जब एनिमल या प्लांट मर गया तो C14 डीके होना चालू हो जाता है और उनका रेशो चेंज हो जाता है। उनका जितना रेशो चेंज हो गया उसको स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल कितना पुराना है। ठीक है? देन वी हैव connecting links. Fine. Next we have connecting links. What exactly is connecting links? मतलब आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ा होगा, 9 में पढ़ा है या अभी 10 में पढ़ेंगे, मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि शायद तो आपका एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एव्स, रेप्टाइल्स, ये सब आपने स्टडी किया है। तो कनेक्टिंग लिंक्स तो किस तरह ऊपर के स्टेप्स और नीचे वाले स्टेप से कैसे वो कनेक्टेड है, दैट विल बी नोन एज कनेक्टिंग लिंक्स। उसको हम स्टडी करेंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स, ओके। एक है डकबिल प्लैटिपस, लंगफिश एंड पेरिपेटस। उसके बारे में क्या दिया हुआ है? सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, जो एविडेंस हमको दिख सकता है। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय व्हिच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स, हेंस दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक्स। एक देखो, एक चीज है कि मैं बाद में इधर बताता हूँ मैं आपको। एक लिंक है, लिंक 1, ओके, लिंक 2 और लिंक 3। यहाँ पे कोई एनिमल है, यहाँ पे कोई एनिमल है, क्या मैं यहाँ पे कोई एनिमल है, उसमें इसके भी कैरेक्टरिस्टिक है, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक है। लिंक 2 में कोई एनिमल है, उसपे 1 नंबर के भी कैरेक्टरिस्टिक है और 3 नंबर के भी कैरेक्टरिस्टिक है। वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से हम ये बोलेंगे कि उसका पूर्वज से भी कनेक्टेड है और ये जो है इसने अपने आने वाले जनरेशन को भी सेम चीज पास किया है। That will be called as connecting links. Fine. एग्जाम्पल आपको पहले दिया हुआ है पेरिपेटस। आपका पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है पेरिपेटस। पहला एग्जाम्पल दिया पेरिपेटस। पेरिपेटस का आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है आपके बुक में। पेरिपेटस कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंट बॉडी, थिन क्यूटिकल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गेनल आर प्रेजेंट, ओके। Similarly, these animals show tracheal respiration and open circulatory system similar to arthropods. तो पेरिपेटस है, पेरिपेटस एनिमल है, उसके पास जो पहले उसका अपना खुद का कोई ग्रुप होगा, पर वो जो है वो एनेलिडा, इसके ऊपर वाला ग्रुप है एनेलिडा वालों। एनेलिडा के अंदर में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है, एनिलिडा के अंदर में जो एनिमल्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब। सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल, सेगमेंटेड बॉडी यहाँ पे सेगमेंटेड है, ओके, लाइन्स है। थिन क्यूटिकल, कुछ बारीक दाने हैं, ओके। एक
पॉइंटेड चीजें हैं, थिन क्यूटिकल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन। पैरापोडिया कुछ रहता है उनके बॉडी में जिससे वो ऐसे ऐसे रेंग रेंग के चलते हैं। वो किस में है? एनालिडा में है, एक स्टेप ऊपर। पैरापीटस अलग कोई लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में आता है, पर वो एनालिडा में ये जो पहला चीज है, मैं वापस बता दूं, सेगमेंटेड बॉडी, टू थिन क्यूटिकल, थ्री पैरापोडिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पैरापोडिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये एनालिडा में रहता है। बट उसके पास ऑल्सो क्या है? ट्रैकियल रेस्पिरेशन। व्हाट इज ट्रैकियल रेस्पिरेशन? ट्रैकियल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों लिया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड ट्रैकियल रेस्पिरेशन। दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड ट्रैकियल रेस्पिरेशन। तो वहां पे ट्रैकियल रेस्पिरेशन है, ट्रैकियल पहला वाला मैं थोड़ा सा एकदम डिटेल में लिख दूं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन एंड सेकेंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है? ये आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा है, यहाँ पे एनालिडा है। ये पेरिपेटस के पास एनालिडा के भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये पेरिपेटस के पास आर्थ्रोपोडा के भी कैरेक्टरिस्टिक है। तो पेरिपेटस जो है एनालिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों का कनेक्टिंग लिंक बन जाता है, ओके। ये पेरिपेटस जो है एनालिडा का और आर्थ्रोपोडा का, एनालिडा जो पहले पिछले जनरेशन वाले हैं और आर्थ्रोपोडा जो आया हुआ जनरेशन है वो। तो पेरिपेटस जो है, पेरिपेटस ने कुछ चीजें एनालिडा को दिया, कुछ चीजें एनालिडा से लिया, और आर्थ्रोपोडा को कुछ चीजें चेंज होके इट पास डाउन टू आर्थ्रोपोडा, ठीक है। सो पेरिपेटस बिकम्स द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। Then you have the duct-billed platypus, duct-billed, वहां पे लिखा हुआ है duct-billed platypus, duct-billed platypus। ये क्या करता है? It lays eggs like reptiles। ये duct-bill है, क्या करता है? एग्स ले करता है। तो क्या हुआ? कौन हो गया? रेप्टाइल हो गया। बट डकबिल के पास मेमरी ग्लैंड भी है, मेमरी ग्लैंड्स भी है, ओके फाइन। डकबिल के पास एग्स ले करता है तो वो रेप्टाइल हो गया, रेप्टाइल में गिना जाएगा। पर उसके पास मेमरी ग्लैंड है तो मैमल्स में गिना जाएगा, ठीक है। तो डकबिल जो है रेप्टाइल और मैमल्स का कनेक्टिंग लिंक है। डकबिल जो है रेप्टाइल और मैमल्स का कनेक्टिंग लिंक है, क्लियर, फाइन। Similarly, duck-billed platypus lays eggs like reptiles but show relationship with mammals due to presence of mammary glands and hairs. Lungfish, एक थर्ड एग्जाम्पल है लंगफिश का, थर्ड एग्जाम्पल है लंगफिश का। लंगफिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विद लंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिश। फिश किससे रेस्पायर करती है? गिल से, ओके। फिश किससे रेस्पायर करती है? गिल से। बट यहाँ पे रेस्पिरेशन जो चल रहा है गिल्स है, बट इट ऑल्सो कहाँ से रेस्पायर कर रही है वो? इट इज रेस्पायरिंग थ्रू लंग्स। लंग्स से हम मैमल्स लोग रेस्पायर करते हैं, हम लोग रेस्पायर करते हैं, और फिश रेस्पायर करती है गिल्स के थ्रू, ठीक है। तो एक पीसीज है, ये पीसीज PESCES समथिंग स्पेलिंग है पीसीज, और यहाँ पे समथिंग कुछ it will be mammals या somebody who is respiring through
लंग्स। तो ये फिश जो है, कौन सा फिश है? लंग फिश। लंग फिश जो है लंग से रेस्पायर करती है, पर है वो फिश, उसको दिल से रेस्पायर करना चाहिए। तो दिस फिश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिस स्पीसीज एंड द जनरेशन दैट इज कमिंग हियर। ठीक है, फाइन। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट, कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स में आपको थोड़ा एग्जांपल ध्यान में रखना चाहिए कि कनेक्टिंग लिंक क्या है। डक बिल किससे कनेक्टेड है? रेप्टाइल्स और मैमल से। पेरिपेटस किससे कनेक्टेड है? एनालिडा और आर्थ्रोपोडा से। ओके, फिश रेस्पायर कर रही, फिश एक्चुअली रेस्पिरेशन करते हैं गिल से, पर यहाँ पे दे आर रेस्पायरिंग थ्रू लंग्स। क्लियर? Now we take the last one, very short one, small one, embryological evidences. What exactly is embryological evidence? Embryo बोले तो अभी वो उसकी पैदाइश होनी बाकी है, उसको वर्ल्ड में आना बाकी है। It is still in its mother's womb, यहाँ से जो जन्म लेता है वहाँ पे वो है, वो अभी वो बाहर निकलने के बाद, बड़ा होने के बाद उसके शेप चेंज हो गए, उसके हाइट चेंज हो गई, सब चीज़ चेंज हो गया। बट स्टार्ट में इनिशियल फेज ऑफ, जब वो इनिशियल फेज था, जब वो पैदाइश का इनिशियल फेज था, तो व्हाट वाज द शेप? तो यहाँ पे आप देख लो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 पे फिश का, सैलमंडर का, टॉर्टाइस का, चिकन का, पिग का, काऊ का, रैबिट का और मैन का, तीनों का एम्ब्रियो दिया हुआ है। एम्ब्रियो कहाँ पे दिया हुआ है? फर्स्ट स्टेज पे दिया हुआ है। सेकेंड स्टेज पे थोड़ा सा ग्रोथ दिया हुआ है और थर्ड स्टेज पे थोड़ा और बड़ा ग्रोथ दिया हुआ है। तो आप चेक करोगे कि फर्स्ट पेज पे सारे जो है वो सिमिलर है, फर्स्ट स्टेज पे सारे जो है वो सिमिलर है। ठीक है, केयरफुली ऑब्जर्व द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ सम एनिमल शोन इन फिगर 1.10। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट stages of various vertebrates given in the picture shows that all embryos show extreme similarities during initial stages। एम्ब्रियो में के इनिशियल स्टेजेस में, एम्ब्रियो में भी ग्रोथ होते रहता है, पर जब एम्ब्रियो अभी इनिशियल स्टेजेस में है, अभी शुरुआत में लाइफ स्टार्ट हुई है उसमें। ओके, तो एम्ब्रियो, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस, comparative study of embryonic development stages of various vertebrates given in the picture shows that all embryos show extreme similarities during initial stages and those similarity decreases gradually। initial stages में similarity है, आगे जाने के बाद similarities decrease हो जाती है। similarities in initial stages indicate that the common origin of all these animals। एम्ब्रियो की इनिशियल स्टेजेस में जो सिमिलैरिटी है, एम्ब्रियो के इनिशियल स्टेजेस में जो सिमिलैरिटी है वो बता रही है कि ऑल आर कॉमन ओरिजिन ऑफ दिस एनिमल्स, ऑल आर कॉमन ओरिजिन ऑफ दिस एनिमल्स। ठीक है, थैंक यू। तो ये तुम्हारा 3 था, 3 पहले बताया था मैंने, 3 ये बताया था। यू हैव टू नो ऑल 6 एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन एक शॉर्ट में। फाइन, थैंक यू वेरी मच।